स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। लास्ट के लेक्चर में अपन ने देखा था कि 3 मेथड्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली मेथड देखी थी रेशियो मेथड, सेकंड मेथड देखी थी ज्योमेट्रिक मेथड, और तीसरी मेथड अपन जो देखने वाले हैं वो है आउटले मेथड। आउटले मेथड में रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाता है और उसके बेसिस पे हमें प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी पड़ती है। तो आउटले मेथड स्टार्ट करते हैं। आउटले मेथड क्या है देखते हैं। According to this method, we can calculate elasticity of demand based on the changes in revenue of the product. किसके revenue पे? Product के revenue पे। But what do you mean by revenue? Revenue यानी price multiplied by quantity of goods sold। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या रहेगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी बेसिकली सेल्स। तो सेल्स के बेसिस पे हमें प्राइस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, वो बोला है। इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब प्राइस के चेंजेस के हिसाब से तुम्हारा रेवेन्यू ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, उसके बेसिस पे इस आउटले मेथड में क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट की जाती है। इसको आसानी से समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, वो चार्ट को समझते हैं तो तुम्हें सारा जो आउटले मेथड है वो समझ जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले यूनिट इलास्टिक यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वेयर ई इज इक्वल्स टू 1। When change in the price results in no change in total revenue, the demand is said to be unitary elastic। and क्या हो रहा है कि तुमने प्राइस चेंज किया तो भी तुम्हारा रेवेन्यू कुछ भी नहीं चेंज हुआ, तो उस केस में क्या बोला जाएगा? उस केस में वो बोला जाएगा कि जो डिमांड है वो कैसे यूनिटरी इलास्टिक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? 1 है। अपन एक एग्जांपल देखते हैं। मानते हैं कि तुम्हारा पहला जो प्राइस था वो प्राइस था 10 रुपीज़ और क्वांटिटी था 100 क्वांटिटी 100 यूनिट्स। तो तुम्हारा रेवेन्यू क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा, जाहिर सी बात है, 1000 रुपये। ठीक है। अब फाइनल की बात करते हैं। फाइनल में क्या हो गया? प्राइस चेंज होके मान लेते हैं प्राइस चेंज होके आ गया 15 पे, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या प्राइस चेंज होके 20 पे चला गया, तो प्राइस इंक्रीज हो गया, डबल हो गया एकदम। और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, 50 से कम हो गई। ठीक है। तो वापस रेवेन्यू क्या आएगा तुम्हारा? वापस रेवेन्यू आएगा 1000। तो यहाँ पे समझना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल अल्सो बी 100 एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विल अल्सो बी 100%। देयरफॉर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक बिकॉज सेम क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड सेम इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। तो ये चीज़ समझना है कि अगर प्राइस के चेंज करने से तुम्हारा रेवेन्यू चेंज नहीं हो रहा है तो तुम्हारी डिमांड कैसी है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। ठीक है। आगे बढ़ते। हाईली इलास्टिक, जहाँ पे इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस रेवेन्यू फॉल्स देन डिमांड इज सेड टू बी हाईली इलास्टिक। क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हो रही है और रेवेन्यू कम हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? कि ऐसा बोला जाएगा कि डिमांड कैसी है? हाईली इलास्टिक है। और या फिर व्हेन प्राइस डिक्रीजेस एंड रेवेन्यू इंक्रीजेस देन डिमांड इज सेड टू बी हाईली इलास्टिक। दो में से एक चीज़ें होंगी, एक तो प्राइस बढ़ेगी तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, या फिर रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्राइस कम हो जाएगा। दिस इज बिकॉज इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द इफेक्ट ऑफ प्राइस। ये क्यों हो रहा है ऐसा? इन्वर्स रिलेशन क्यों हो रहा है समझना, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगा। अब क्वांटिटी डिमांडेड का जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्राइस, तो क्या हो जाएगा? वो प्राइस ऊपर जा रहा है बट क्वांटिटी नीचे आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड नीचे आ रहा है, और क्वांटिटी डिमांडेड नीचे खींच रहा है तुम्हारे ओवरऑल रेवेन्यू को, क्योंकि उसकी ताकत ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्राइस। और सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि तुम्हारी प्राइस डिक्रीज हो रही है बट तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड इन्वर्स रिलेशन की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। और किसकी ताकत ज़्यादा है? क्वांटिटी डिमांडेड की ताकत ज़्यादा है, इसकी वजह से वो क्या करेंगे? रेवेन्यू को ऊपर खींचेंगे। ठीक है। अब इनइलास्टिक की बात करते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड की बात करते हैं। उसमें क्या हो जाएगा? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस द एंड रेवेन्यू इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है। इस केस में क्या हो रहा है? प्राइस की ताकत बहुत ज़्यादा है, प्राइस की ताकत बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस ऊपर खींच रहा है। तो भले ही डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है बट प्राइस की ताकत ज़्यादा होने से वो क्या कर रही? रेवेन्यू को ऊपर खींच रही। और व्हेन प्राइस डिक्रीजेस एंड रेवेन्यू फॉल्स द डिमांड इज सेड टू बी हाईली इनइलास्टिक। जब दोनों भी एक ही डायरेक्शन में चल रहे, प्राइस और रेवेन्यू दोनों भी एक ही डायरेक्शन में चल रहे, तो डिमांड को बोला जाता है इनइलास्टिक। दिस इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ प्राइस इज मोर देन द इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड।
तो समझना क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका था, क्वांटिटी का, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसी का रहेगा, प्राइस का रहेगा। तो इफेक्ट की बात है, रेवेन्यू को कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्ट कर रही है उसके बेसिस पे रेवेन्यू चेंज होगा, क्वांटिटी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है या प्राइस ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, और उसके बेसिस पे इलास्टिसिटी तय हो जाएगी। अब इस मेथड का एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि अपने को ये बताता है 3 में से एक आंसर की डिमांड एक तो यूनिट इलास्टिक है या फिर हाईली इलास्टिक है या फिर इन इलास्टिक है, 3 आंसर बताएगा, बट एग्जैक्ट इलास्टिसिटी कितनी है ये मेथड ये चीज़ नहीं बता पाती। तो द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट बाय यूजिंग दिस वी कैन ओनली से वेदर द डिमांड फॉर गुड इज इलास्टिक और इन इलास्टिक, वी कैन नॉट फाइंड आउट एग्जैक्ट कोइफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। जैसे अपन रेशियो मेथड में या फिर ज्योमेट्रिक मेथड में एग्जैक्ट इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस मेथड में वैसे एग्जैक्ट इलास्टिसिटी कैलकुलेट नहीं होती। ठीक है, तो एक चार्ट बना लेते हैं। जब प्राइस और रेवेन्यू का इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब प्राइस ज़्यादा होती है तो रेवेन्यू कम होता है, या फिर प्राइस कम होती है तो रेवेन्यू ज़्यादा होता है, मतलब इन्वर्स रिलेशन होता है। तो इस केस में समझना, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में डिमांड को बोला जाएगा हाईली इलास्टिक। और अगर प्राइस और रेवेन्यू का डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब प्राइस बढ़ी तो रेवेन्यू बढ़ा, प्राइस कम हो गई तो रेवेन्यू भी कम हो गया, तो ये अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो इस केस में डिमांड को बोला जाएगा इन इलास्टिक। इन इलास्टिक यानी एक से कम और हाईली इलास्टिक यानी एक से ज़्यादा। समझना क्या हो रहा है, प्राइस और रेवेन्यू का हम रिलेशन यहाँ पे देख रहे हैं। अगर रिलेशन इन्वर्स है तो हाईली इलास्टिक याद रखना है, अगर रिलेशन डायरेक्ट है तो इन इलास्टिक। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे क्या करते हैं अपन, थोड़ा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ये सच में काम करता है कि नहीं करता। मान लेते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड्स है 10 रुपीज़ और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो है 100 यूनिट्स। ठीक है, हाँ, अब पहली केस देखते हैं जहाँ पे रेवेन्यू भी उतने से ही बढ़ा और रेवेन्यू में चेंज नहीं आया, भले ही क्वांटिटी और प्राइस में चेंज हो गया फिर भी रेवेन्यू में चेंज नहीं आया। ऐसी पहली ये देखते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं। अब इसका रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1000 रुपीज़। अब मानते हैं कि फाइनल प्राइस जो है वो फाइनल प्राइस चेंज हो गई, वो हो गई 5 रुपीज़ एंड फाइनल क्वांटिटी जो है वो हो गई 200 यूनिट्स। इस केस में रेवेन्यू कितना हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा इस केस में 5 इंटू 200 इज इक्वस टू 1000 रुपीज़। अब ध्यान से समझना क्या हो रहा है, भले ही तुम्हारी प्राइस चेंज हो गई है यहाँ पे, पर फिर भी तुम्हारा रेवेन्यू चेंज नहीं हुआ है। अब ये जो कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन है, ये यूनिट इलास्टिक की कंडीशन है। अब देखते हैं इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आती है क्या, क्योंकि रेशियो मेथड के हिसाब से उसकी यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो रेशियो मेथड के हिसाब से क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, करके देखते हैं। चेंज इन क्वांटिटी कितना है सर, चेंज इन क्वांटिटी है 100 से 200 हो गया, 100 से 200 हो गया तो चेंज इन क्वांटिटी है 100। प्राइस कितनी है, प्राइस कितनी है, प्राइस हो गई 10 से 5, तो 5 चेंज हुआ, 5 से चेंज हो गया, इनटू यहाँ पे जो प्राइस लेनी है, अभी ध्यान से समझना, यहाँ पे जो प्राइस लोगे तुम ये एवरेज प्राइस लेना है और यहाँ पे जो क्वांटिटी लोगे ये भी एवरेज क्वांटिटी लेना है, तो आंसर तुम्हारा 1 आएगा। मतलब कौन सा मेथड फॉलो करना है, आर्क इलास्टिसिटी वाला मेथड फॉलो करना है। तो एवरेज प्राइस कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 5 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगी 7.5 अपॉन एवरेज क्वांटिटी कितनी हो जाएंगी 100 यूनिट्स प्लस 200 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएंगे 150 यूनिट्स। तो ये हो जाएगा 750 अपॉन ये भी हो जाएगा 750, तो ये आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेशियो मेथड से भी क्या आ गया 1 और रेवेन्यू मेथड से भी क्या आ गया या आउटले मेथड से भी क्या आ गया 1, क्योंकि क्या हुआ, प्राइस के चेंज होने से
रेवेन्यू पे चेंज हुआ क्या? रेवेन्यू पे चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला मेथड या पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे प्राइस भी बढ़ी और रेवेन्यू भी बढ़ा, प्राइस भी बढ़ी और रेवेन्यू भी बढ़ा। तो ये दो एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रेवेन्यू मान लेते हैं कि प्राइस हो गई 12 रुपये और क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड नीचे जाएगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड मानते हैं हो गई 90। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड 90 हो गई और तुम्हारा जो प्राइस है वो हो गया 12 रुपीज़। तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा 12 इंटू 90, तो ये हो जाएगा 1080 रुपीज़ का रेवेन्यू। तो यहाँ पे समझना क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान देना, प्राइस भी बढ़ गई है, प्राइस भी बढ़ गई है और रेवेन्यू भी बढ़ गया है, दोनों भी चीज़ें बढ़ी है। तो जब दोनों भी चीज़ें बढ़ती है, प्राइस इंक्रीज और रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है, तो डिमांड कैसी रहती है? इनइलास्टिक रहती है। अपन चेक करके देखेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सेम एग्जाम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी चेंज हुआ 10 से और प्राइस चेंज हुआ कितने से? प्राइस चेंज हुआ 2 से। एवरेज प्राइस कितनी है? एवरेज प्राइस है 10 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज प्राइस है 11 अपॉन क्वांटिटी। एवरेज क्वांटिटी कितनी है? 90 प्लस 100 190, 190 तो हो जाएगा 190 हो जाएगा 95, तो हो जाएगा 95। ठीक है, तो ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 190। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? देखना, न्यूमरेटर बहुत कम है और डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है, तो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेसर देन 1। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसर देन 1 होता है तो उसका क्या बोला जाता है? इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये समझा ना? ये इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर 1 से कम आएगा, लेस देन 1। ठीक, तो यहाँ पे देखना क्या हुआ, वापस से अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दोनों चीज़ें अगर ऊपर बढ़ी एक साथ तो क्या हो गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेशियो मेथड से भी क्या आ गई? 1 से कम में आ गई। तो अपन एक प्रूफ देख रहे हैं कि जो भी टेबल में लिखा है क्या वो टेबल में सही लिखा है या टेबल में लिखा है क्या हम वो रेशियो मेथड से प्रूव कर सकते हैं। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन वाली बात करते हैं कि प्राइस बढ़ा है और रेवेन्यू कम हो गया है। तो प्राइस मान लेते हैं बढ़ा है, तो बढ़ा है तो कितना हुआ है? 12 रुपये और रेवेन्यू कम हो गया, मतलब क्वांटिटी मान लेते हैं क्वांटिटी घट गई है, क्वांटिटी हो गई है 50 की। तो इस केस में रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 12 इंटू 50, 12 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 600 रुपीज़ का। अब ध्यान से समझना, कौन सी केस है? ऐसी केस है जिसमें प्राइस तो बढ़ी है, रेवेन्यू कम हो गया है, इन्वर्स रिलेशन वाली केस है। और इन्वर्स रिलेशन वाले में इलास्टिसिटी कैसे आती है? हाईली इलास्टिक आती है। बट अपन कैसे चेक करेंगे? रेशियो मेथड से इसे चेक करेंगे। तो चलो चेक करते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज पर रेशियो मेथड इज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू एवरेज प्राइस अपॉन एवरेज क्वांटिटी। सो चेंज इन क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में चेंज हो गया? क्वांटिटी में चेंज हो गया 100 से घट के 50 पे आ गया, तो 50 का चेंज हो गया। ठीक है, और प्राइस में कितना चेंज हो गया? प्राइस में 2 से चेंज हो गया। एवरेज प्राइस कितनी है? एवरेज प्राइस इसी हिसाब से 11 है, क्योंकि ये इनिशियल प्राइस है 10 और फाइनल प्राइस है 12, तो 10 प्लस 12 22, 22 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज प्राइस निकलेंगी, वो आएंगी 11 अपॉन एवरेज क्वांटिटी कितनी आएंगी? ये क्वांटिटी 50 प्लस 100 मतलब 150 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएंगी 75। तो यहाँ पे ध्यान देना, आंसर कितना आ रहा है? 550 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 2 150। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। बेसिकली क्या आएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1, और जब ग्रेटर देन 1 होता है तो उसका मतलब क्या है? हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई होंगी।
चाहे तुम इलास्टिसिटी रेशियो मेथड से निकालो, या फिर इलास्टिसिटी ज्योमेट्रिक मेथड से निकालो, या फिर इलास्टिसिटी तुम आउटले मेथड से निकालो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। भले ही एक ड्रॉबैक ये है कि ये जो आउटले मेथड है उसमें तुम्हें क्या मिलेगी, सिर्फ एक रेंज मिलेगी। तुम्हें बताया जाएगा कि इलास्टिक है या हाईली इन इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है, बट बाकी के दो मेथड ज्योमेट्रिक मेथड और रेशियो मेथड में तुम्हें एग्जैक्ट इलास्टिसिटी कितनी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अलग अलग केसेस में अलग अलग मेथड्स यूज़ होते हैं और इस मेथड पे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव के लिए ये टेबल अपने लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, और ये जो लिखा है अपन ने यहाँ पे, ये जो दो लाइन लिखी है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, किसके लिए, एमसीक्यू पर्पस के लिए। तो ये हो गए अपने तीनों एग्जाम्पल। अब तीनों मेथड हो गए अपने, पहला हो गया रेशियो मेथड, सेकंड हो गया ज्योमेट्रिक मेथड, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया आउटले मेथड। आउटले मेथड रेवेन्यू के बेसिस पे, ज्योमेट्रिक मेथड डिमांड कर्व के बेसिस पे, और रेशियो मेथड ऑफ कोर्स रेशियो के बेसिस पे, परसेंटेज चेंज के बेसिस पे। अब हम ये देखने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती है कि प्राइस इलास्टिसिटी कम रहेगी या प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड, ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करती है। और सबसे पहली चीज़ क्या है, सब्सटीट्यूट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। इलास्टिसिटी बहुत हाई रहती अगर क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल रहा तो। फॉर एग्जांपल टी का क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो लोग क्या हो जाएंगे, थोड़ी सी टी की प्राइस बढ़ गई तो जल्दी से शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी चीज़ों पे। तो जब क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है ना, तो थोड़ी सी प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड बहुत घट जाती है, क्योंकि लोग फटाक से दूसरी चीज़ पे शिफ्ट हो जाते हैं। बट अगर क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं रहा तो लोगों को क्या जानबूझ के या अपना मन मार के भले ही प्राइस बढ़ गई तो भी वही चीज़ कंज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो लो इलास्टिसिटी रहती है, और अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी बहुत हाई रहती है। नेक्स्ट, प्रपोर्शन ऑफ इनकम। इनकम का प्रपोर्शन क्या बोलना है इनका समझना। ये तुम्हारा इतना इनकम है और तुम्हें इतना इनकम खर्च करना पड़ता है उस गुड पे, वो गुड को परचेस करने के लिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रपोर्शन ऑफ इनकम। ये तुम्हारा पर्सनल इनकम है, या बोलूँ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। अब ये अगर प्रपोर्शन ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा रहा तो इलास्टिसिटी हाई रहती। क्यों, क्योंकि मान लो कि प्रपोर्शन अगर ज़्यादा रहा तो क्या हो जाएगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तुम्हारे परचेसिंग पावर का बहुत ज़्यादा हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है, तो तुम ज़्यादा सोचते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर कार की प्राइस 1 लाख से मान लो 10 लाख से 10% बढ़ के 11 लाख हो गई, तो 1 लाख का चेंज आ गया। अब ये तुम्हारे हायर प्रोपोर्शन आता है इनकम का, कार लेना है तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ तुम्हारा इनकम तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, तो तुम ज़्यादा सोचते हो। बट अगर सॉल्ट की बात की जाए तो वो तुम्हारा बहुत स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इनकम कंज्यूम करता है। तो इस केस में सॉल्ट की प्राइस 20 से बढ़कर अगर 30 भी हो गई, यानी 50% से भी बढ़ गई, तो अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रपोर्शन ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा प्रपोर्शन ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे देखना, प्रपोर्शन ऑफ इनकम अगर बहुत ज़्यादा है, ये तुम्हारा इतना ज़्यादा हो गया प्रपोर्शन ऑफ इनकम, तो ये डिमांड कैसे हो जाएंगी, इलास्टिक हो जाएंगी या हाई इलास्टिक हो जाएंगी, हाईली इलास्टिक हो जाएंगी। और अगर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम बहुत ही कम है, बस इतना ही है, तो डिमांड कैसे हो जाएंगी, हाईली इन इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, तो प्रपोर्शन ऑफ इनकम पे भी बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है और उसका बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। और तीसरा है नेचर ऑफ नीड। अगर लग्जरियस गुड्स है तो मुझे बताओ, अगर प्राइस ज़्यादा हो गई तो क्या तुम तुम्हारा कंजम्पशन सेक्रीफाइस कर सकते हो? यस सर, ऑफ कोर्स सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्योंकि लग्जरी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे उस गुड्स को। तो सेक्रीफाइस करने से हमारे सर्वाइवल पे कोई भी आस नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाती है तो लोग जो लग्जरियस गुड्स है वो कंज्यूम करना छोड़ देते। इसका एक इसका एक एक्सेप्शन है, वेबलन इफेक्ट। ठीक है, बट अगर नेसेसिटीज़ की बात की जाए, अब नेसेसिटीज़ की बात की जाए, ब्रेड 20 रुपये का एक पैकेट मिल रहा है, वो 22 का हो जाए, 25 का हो जाए, ब्रेड तो कंज्यूम करनी है क्योंकि वो नेसेसिटी है। तो उस केस में प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा चेंज नहीं होती और उसे बोला जाता है लेस इलास्टिक, ठीक है, या लोअर इलास्टिक।
नेक्स्ट है नेचर नंबर ऑफ यूजेस। अगर किसी कमोडिटी के यूजेस बहुत ज़्यादा है तो उसकी अगर प्राइस बढ़ जाती है ना तो हम यूजेस कम कर सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर ज़्यादा यूजेस है तो ये हाईली इलास्टिक हो जाता है। बट किसी कमोडिटी के लिमिटेड यूजेस है, ठीक है, तो उस केस में उस यूज़ को तुम और कम नहीं कर सकते, उतना तो यूज़ करना ही पड़ता क्योंकि मल्टीपल यूजेस नहीं है उस कमोडिटी के। तो इस केस में वो हो जाता है, अगर लेस यूजेस है तो लेस इलास्टिक हो जाती है चीज़, ठीक है। तीसरा टाइम पीरियड के हिसाब से, अगर किसी प्रोडक्ट की या किसी गुड की तुम इलास्टिसिटी निकाल रहे हो एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए, तो क्या होता है, लोगों को एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है। अगर तुम बोलो लोगों को कि चाय से शिफ्ट होके कॉफ़ी पे, चाय से निकल के कॉफ़ी पे शिफ्ट होना है, तो थोड़ा उनको टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर लोअर पीरियड के लिए तुम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, हमेशा लेस इलास्टिक मिलेगी चीज़ें, ठीक है। तो शॉर्ट रन के लिए इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, लो रहेगी। बट अगर तुम ये इलास्टिसिटी सिग्निफिकेंट पीरियड के बाद कैलकुलेट कर रहे हो कि मैंने इनिशियल प्राइस आज कैलकुलेट की और फाइनल प्राइस 1 महीने बाद कैलकुलेट की, तो इनिशियल और फाइनल प्राइस और इनिशियल और फाइनल डिमांड में मेरा अगर मैं चेंजेस देखूँ और उसका जो गैप है वो सिग्निफिकेंट रहे, तो क्या हो जाएगा, लोगों को एडजस्ट होने के लिए टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी मुझे क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। तो एडजस्ट हो पाने का अगर टाइम मिलता है तो क्या हो जाती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाती है। कंज्यूमर हैबिट्स, अगर कोई गुड्स हैबिचुअल गुड्स है तो इलास्टिसिटी लो रहेंगी क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी हैबिट है, अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा भी देना पड़े तो वो गुड्स तो मैं कंज्यूम करूँगा ही। तो इस केस में अगर हैबिचुअल गुड्स है जैसे डेली कॉफ़ी, तो डिमांड इन इलास्टिक रहती है क्योंकि हम पैसा ज़्यादा भी देना पड़े तो अपनी हैबिट को तोड़ना नहीं चाहते या तोड़ नहीं पाते हैं, इसकी वजह से जो हैबिचुअल गुड्स है उनकी इलास्टिसिटी कम रहती है। और जो नॉन हैबिचुअल गुड्स है, जो हमारी हैबिट नहीं है, ठीक है, उस केस में इलास्टिसिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि उन गुड्स को छोड़ना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट टाइट डिमांड। टाइट डिमांड मतलब एक की डिमांड अगर दूसरे की डिमांड से टाई अप हुई है तो उसको बोलेंगे टाइट डिमांड या डिपेंड है। फॉर एग्जांपल इंक की डिमांड पेन से टाइड अप है या फिर डिटर्जेंट की डिमांड कपड़े से टाइड अप है। तो इसी वजह यही चीज़ है कि अगर डिमांड किसी और प्रोडक्ट की डिमांड से लिंक्ड है तो इस केस में इलास्टिसिटी कम रहेगी, और अगर वो डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड से लिंक नहीं है तो इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट प्राइस रेंज। लोअर इलास्ट अ वेरी हाई और वेरी लो प्राइस गुड्स टेंड टू बी इन इलास्टिक। अगर ज़्यादा प्राइस और बहुत कम प्राइस के गुड्स है तो वो कम इलास्टिक रहते हैं। क्यों, देखो अगर बहुत कम प्राइस के गुड्स है तो अपना जो यहाँ पे ध्यान देना प्रपोर्शन ऑफ इनकम रहता है, ये प्रपोर्शन ऑफ इनकम वो बहुत कम रहता है तो अपने को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इस वजह से इनइलास्टिक है। और अगर बहुत ज़्यादा प्राइस के गुड्स है तो हम उसे किसके लिए कंज्यूम करते हैं, स्टेटस के लिए, और जितनी ज़्यादा प्राइस उतना ज़्यादा स्टेटस, तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से बहुत ज़्यादा गुड्स के प्राइस और बहुत कम प्राइस बहुत ज़्यादा प्राइस के गुड्स और बहुत ही कम प्राइस के गुड्स की जो इलास्टिसिटी रहती है ना बहुत कम रहती है। क्यों, क्योंकि उसके नेचर की वजह से, ठीक है। और अगर मिडल प्राइस के गुड्स है तो उसकी इलास्टिसिटी जनरली हाई रहती है। तो मान लेते कोई गुड है 10 रुपये का है, कोई गुड 500 रुपये का है और कोई गुड मान लेते 30 लाख का है, ठीक है। तो ये 10 रुपये का गुड नेसेसिटी में आएगा, ये कंफर्ट में आएगा 500 रुपये का, और ये लग्जरी में आएगा, या ये वेबलन गुड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो दोनों गुड्स है इनकी इलास्टिसिटी हमेशा क्या रहेगी, बहुत ही कम रहेंगी एज़ कम्पेयर टू वो कंफर्ट वाला जो मिडल रेंज का गुड्स है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। तो इनकी इलास्टिसिटी रहेगी कम और इसकी इलास्टिसिटी रहेगी ज़्यादा, ठीक है। हाँ, तो प्राइस के हिसाब से प्राइस रेंज के हिसाब से भी इलास्टिसिटी डिफर करती है। अब माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम, जैसे चीप कॉम्प्लीमेंट्री आइटम होते हैं। इंक प्रिंटर के लिए, प्रिंटर बहुत महंगा होता है, प्रिंटर 12,000 का आता है,
जनरल प्रिंटर एकदम लोअर लेवल का, और इंक का जो कार्टेज होता है वो 300 रुपये का आता है जनरली। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो बहुत चीप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स माने जाते हैं, और चीप कॉम्प्लीमेंट्री गुड का अपने को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखो 12,000 का प्रिंटर खरीदा है तो 300 रुपये के इंक के कार्टेज के लिए उस प्रिंटर को साइड में थोड़ी रखेंगे। तो इस केस में अगर चीप कॉम्प्लीमेंट्री गुड है ना, तो उसकी प्राइस 300 से बढ़कर 400 भी हो जाती है या 600 भी हो जाती है, तो भी हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गुड्स हमने उसके साथ खरीदा है उसकी कॉम्प्लीमेंट वाला वो बहुत महंगा है, उतना खर्चा कर चुके हैं, तो ये खर्चा हम इजीली अफोर्ड कर पाते। इसीलिए माइनर कॉम्प्लीमेंट्री जो आइटम्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, उसकी प्राइस में कितना भी चेंज करो कुछ भी फर्क उन्हें नहीं पड़ता। अब ये जो इलास्टिसिटी है ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें बिजनेस डिसीजंस देने हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अब कैसे डिसीजन लेंगे समझो। अब खुद को एज अ बिजनेस मैनेजर कंसिडर करो। अब कोई गुड्स की इलास्टिसिटी अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई गुड्स की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, समझना ये गुड है और उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। इलास्टिसिटी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि थोड़ी सी अगर प्राइस बढ़ा दी ना सर हमने, थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ा दी तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि गुड्स कैसा है, हाईली इलास्टिक है। तो इस केस में बेवकूफ़ी भरी बात होगी कि हम प्राइस बढ़ाएं। इससे अच्छा क्या करें, हम प्राइस घटा देते, क्योंकि सर थोड़ी सी अगर प्राइस घटाएंगे ना तो गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा से बढ़ जाएंगी, क्योंकि डिमांड कैसी है सर, इलास्टिक डिमांड है। इसी वजह से स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी वो होती है कि जिसमें हम क्या करें कि इलास्टिक डिमांड वाले गुड्स की प्राइस क्या करें, कम करें, और जैसे ही प्राइस कम करेंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम से बढ़ जाएंगी, और मल्टीपल टाइम से बढ़ेगी तो रेवेन्यू हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू इवेंचुअली क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, और क्वांटिटी बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जा रही है। और उसके कंपेंसेशन में अपन ने क्या दिया, प्राइस का थोड़ा सा ही सेक्रीफाइस कर दिया, प्राइस थोड़ी सी कम कर दी और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई अपनी, ठीक है। और इसके अपोजिट होता है इन इलास्टिक डिमांड में। इन इलास्टिक डिमांड में अगर तुम प्राइस कम भी कर देते हो तो ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्राइस कम करने से क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो तुम क्या करो, तुम उल्टी स्ट्रेटेजी लगाओ, तुम तुम्हारा प्राइस बढ़ा दो, प्राइस बढ़ा दो तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, बट वो बहुत कम हद तक घटेगी, ठीक है। तो ये भी बिजनेस स्ट्रेटेजी से क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्राइस का भी असर पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और क्वांटिटी डिमांडेड का असर नीचे जाएगा, बट वो असर बहुत ही कम रहेगा। तो ये सेंसिबल स्ट्रेटेजी होती है कि अगर इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस घटा दो, अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस बढ़ा दो। यह है बिजनेस मैनेजर के लिए। अब ये इलास्टिसिटी का जो काम है, या इलास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है, ये गवर्नमेंट को भी काम में आता है। कैसे, अगर इन इलास्टिक डिमांड है यानी प्राइस बढ़ने से उस गुड्स की डिमांड अगर कम नहीं हो रही है ज़्यादा हद तक, तो क्या हो सकता है, उस पर ज़्यादा टैक्सेस लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि मान लो कि कोई गुड है 100 रुपये का, अब 100 रुपये पे तुम 20 रुपये का अगर GST लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपये का गुड्स हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, तुम्हारे टैक्सेस लगने से उस गुड्स की प्राइस बढ़ रही है, उसकी गुड्स की प्राइस बढ़ रही है। अब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएंगी। अब घटेगी किस में, अगर डिमांड इनइलास्टिक रही तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम घटेगी। इसकी वजह से टैक्सेस का ज़्यादा असर गुड्स के डिमांड पे नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में सजेस्ट किया जाता है कि अगर कोई इनइलास्टिक है तो उस पर टैक्सेस बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो क्वांटिटी डिमांडेड पे अफेक्ट नहीं करेगा, वो मार्केट में अफेक्ट नहीं करेगा, डिमांड उतनी की उतनी रहेगी। और अगर गुड्स इनइलास्टिक है तो इसमें क्या करो, उसमें सब्सिडीज़ दे दो। क्यों, अगर सब्सिडीज़ दोगे तो प्राइस कम हो जाएंगे, और प्राइस कम हो जाएगी उस गुड्स की तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे मार्केट को, ओवरऑल मार्केट को फ़ायदा होगा। बट एक चीज़ समझना, ये जो इनइलास्टिक गुड्स है ये कभी कभी नेसेसिटी गुड्स भी होते हैं, जैसे सॉल्ट, ठीक है। अब इस केस में अगर तुमने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए तो कभी कभी ये चीज़ बैकफायर हो सकती है। इसी वजह से ये जो इनइलास्टिक डिमांड है उस पर अगर तुम ज़्यादा टैक्सेस लगा रहे हो तो अगर लग्जरियस गुड्स है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर लगा सकते हो। बट अगर तुम नेसेसिटी गुड्स पे लगा रहे हो तो ये चीज़ें बैकफायर हो सकती है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो ये जो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है दोनों को बहुत काम में आता है, बिजनेस मैनेजर को बिजनेस डिसीजन लेने के लिए और गवर्नमेंट को टैक्सेशन रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पे अपना खत्म हुआ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट लेक्चर में अपन चालू करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।